नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल के बाद कोर्ट का आया बड़ा फैसला। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी। बीजेपी बोली, भगवा आतंकवाद ना कभी था ना होगा। मालेगांव विस्फोट मामले में विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस बोली, ये फैसला है, न्याय नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर मुद्दे से भटकाने का लगाया आरोप। ओबीसी भी जमकर भड़के। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, तो विपक्ष ने बनाया मुद्दा। सरकार की ओर से संसद में पीयूष गोयल ने बताया अमेरिका से बातचीत जारी। बिहार की सियासत में फिर हलचल। मुकेश सहनी ने बिछाई 60 सीटों की शतरंज। फंस गया चुनावी खेल। एनडीए में वापसी के उठने लगे सवाल। रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 तीव्रता, 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक पहुंची लहरें। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मालेगांव ब्लास्ट की। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट मामले में आज कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला देते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं, पुरोहित ने बम बनाया था, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने कहा कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि भगवा आतंक के नैरेटिव पर करारा प्रहार है ये फैसला। सर, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के राजनीति, उनके नेताओं के चेहरे पे एक तमाचा है, क्योंकि इन लोगों ने भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग न सिर्फ पॉलिटिकल भाषण में किया बल्कि पार्लियामेंट के अंदर किया। पूरी दुनिया में हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की। और आधार क्या था? कोई आधार ही नहीं है। यही ये फैसला है कि आपके पास कोई सबूत नहीं थे। एक बाइक को लेकर के आपने थ्योरी बनाई, कोर्ट कह रहा है कि भाई आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि बाइक जो है वो साध्वी प्रज्ञा, वो तो साध्वी प्रज्ञा इस घटना के 2 साल पहले ही सब कुछ त्याग चुकी थी। न घर, न मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं। साध्वी का मतलब कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं सकी। फिर कर्नल पुरोहित को आपने बाकायदा टारगेट किया। आज 9 बजे उस प्रोग्राम को देखिए कि क्यों कर्नल पुरोहित को टारगेट किया गया, इसका भी खुलासा आज होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मालेगांव की घटना घटी तो किसने किया, ये जांच का विषय है। जांच इस हिसाब से होना चाहिए कि जिन लोगों ने हिंदू टेरर को साबित करने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ी, क्या इन्हीं लोगों ने तो मालेगांव का ब्लास्ट करवाया था? मतलब आप ये समझिए कि कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद का एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए थे। जो लोग सरकार में थे, क्या उनकी साजिश की वजह से मालेगांव और उसके बाद की सारी घटनाएं घटी? सबूत इकट्ठा नहीं कर सके, अन्यथा आज हिंदू समाज को शर्मसार होना पड़ता। इस फैसले से हिंदू समाज उस कलंक से बचा है और वो कलंक
कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज के ऊपर थोपना चाह रही थी। जी, तो बीजेपी ने इसे भगवा आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह ध्वस्त करने वाला फैसला करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल इस फैसले के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये फैसला है, न्याय नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर मुद्दे से भटकाने के आरोप लगाए हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं एक न्यूज को दबाने के लिए दूसरी न्यूज ले आई गई हो। साथ ही ओवैसी ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को निराशाजनक बताया और पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई विस्फोटों के हालिया फैसले की तरह इस फैसले को चुनौती देगी। तमाम विपक्षी नेता फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इनकी आदत है, मुस्लिम वोटों के लिए ये कुछ भी हद तक कहीं भी जाकर के गिर सकते हैं। इनके पास कोई अब जवाब नहीं है। ये साध्वी प्रज्ञा को बदनाम करते रहे, कर्नल पुरोहित को बदनाम करते रहे और ये कहते रहे कि हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद भी है। ये हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसमें जिहादी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान। इनको पीड़ा होती है, इसलिए जब कभी भी इस तरह की चीजें होती है पाकिस्तान की तरफ से, ये उसके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, जिहादियों के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। और जब ये बरी हुए, कम से कम इतनी तो लाज शर्म रखो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कि कम से कम इसको एक्सेप्ट तो करो कि हां, जो न्याय हुआ है वो सही हुआ है। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आप हिंदुओं को बदनाम करने वाले तमाम फैसले के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर जश्न मनाते हो और आज हिंदू समाज के ऊपर से यह कलंक धुला है। आपको पीड़ा हो रही है, खबर दबाने के लिए यह किया जा रहा। कौन सी खबर दबाई जा रही है? राहुल गांधी को तो आइडिया ही नहीं था, पार्लियामेंट में आ गए और उनको पता ही नहीं था कि मालेगांव के केस में किस तरीके से क्या फैसला आया है। वो ट्रंप और मोदी करने लग गए। तो ये जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से आज एक्सपोज हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आइंदे कोई विपक्षी पार्टी, कोई नेता, कोई कांग्रेसी, कोई सेकुलर, कोई वामपंथी हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करे, लोगों को सीधे कोर्ट के अंदर जाकर के दरवाजा खटखटाना चाहिए। बहुत मजाक हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर अमेरिका में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल और सैन्य साजो सामान खरीदने पर भी भारतीय कंपनियों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। पहली नजर में ट्रंप का ये कदम भारत के लिए झटका देने वाला लग सकता है, लेकिन ये संकट भारत के लिए कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। पर विपक्ष इसको अवसर मानकर राजनीति करने में जुट गया है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं आज लोकसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में 4 दौर की बैठक हुई है और बातचीत भी जारी है। बैठक भी हो रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, विपक्ष को तो सवाल उठाना ही है, उनका ये काम है। देखिए कैसे राहुल गांधी जी आ गए आज, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। कितनी खुशी होती है इनको। हिंदुस्तान हार जाता है, हिंदुस्तान को कोई सेटबैक होता है, हिंदुस्तान कहीं पे चूक हो जाती है, ये खुश हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैन हो गए राहुल गांधी और वो कह रहे हैं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वही मोदी करेगा। ये बोल रहे हैं करेगा, है ना। इनको दिखता नहीं है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी कैसे, जब ये लोग छोड़ के गए थे 11वें स्थान पे थे, अभी हम 4थे स्थान में हैं, कुछ महीनों में हम 3रे स्थान के इकॉनमी हो जाएंगे और इनको हिंदुस्तान की इकॉनमी डेड नजर आती है। दरअसल ये जो सवाल उठाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका एकमात्र उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को एक फेलियर बताना। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि भाई बहुत दोस्ती थी, देखो क्या हुआ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 1 अगस्त तक का डेडलाइन था कि निगोशिएशन कर लो, नहीं तो हम अपने मन से कुछ अनाउंस कर देंगे। 1 तारीख तक ये डिसीजन नहीं हो पाया। मतलब भारत ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया।
इसलिए तो डील नहीं हुई। अब उन्होंने घोषणा कर दी है, बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद जो आखिरी फैसला होगा वो लागू होगा। वैसे जो लोग खुशियां मना रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर मैं दे दूं, हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर्स, हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान में बनने वाले स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, उसके ऊपर अभी भी 0 टैरिफ लगेगा, क्योंकि एक मामला है जो विपक्ष और बहुत सारे पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा है। ये दरअसल 232 इन्वेस्टिगेशन वहां चल रहा है और इसलिए जो मूल जो चीजें हैं जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आज भी 25% नहीं 0% ही टैरिफ लगने वाला है। जी, अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते दल बदल, बयानबाजी और गठबंधन की गोटियां फिर से बिछाई जा रही है। इस बार सियासी शतरंज के केंद्र में है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो महागठबंधन से 60 सीटों की मांग कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा चुके हैं। मुकेश सहनी के एनडीए के साथ आने की चर्चाएं भी तेजी से चल रही है। मुकेश सहनी एनडीए के साथ आएंगे, इससे जुड़ा सवाल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया। सैनी के एनडीए के साथ आने के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या लगता है सर, मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करेंगे? देखिए, वो 60 वो कह रहे हैं, 60 तो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला। जहां मेरी जानकारी है वो 40 तक में मान जाएंगे, 40 उनका टारगेट भी है, लेकिन वो 40 भी पॉसिबल नहीं है। आरजेडी की तरफ से 10 और 15 के बीच दिया जाएगा, उस पे वो एग्री नहीं करेंगे। क्यों? ये 10 से 15 सीटें अगर उनको दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो हारी हुई सीटें होंगी। इससे बेहतर तो वो 7-8 सीटें एनडीए में ले लें और सब जीत जाए। सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, जीतना भी एक है। अब पिछली बार भी जब चुनाव हो रहे थे तो सहनी साहब महागठबंधन का हिस्सा थे और आखिर में उनको धोखा दिया गया, उन्हें सीट उनके मन मुताबिक नहीं दी गई। तो जब सीट अनाउंसमेंट का बिल्कुल ही फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्वयं बैठे हुए थे और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सबको वो चीखते चिल्लाते बद्दुआएं देते हुए वो कि मेरे साथ धोखा हो गया, वो वहां से वॉकआउट कर गए थे। इस बार भी वही सीन नजर आ रहा है, क्योंकि 243 सीटें हैं और महागठबंधन में इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं जिसे एडजस्ट करना बड़ी ही मुश्किल का काम होगा और तेजस्वी यादव के बस की ये बात नहीं है। इसलिए ये महागठबंधन में तोड़ फोड़ होना लाजमी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कमचटका आइलैंड में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। कुछ देशों में तुरंत ही सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया तो कुछ देशों में सुनामी की लहरें भी देखी गई। दरअसल रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। इस भूकंप के बाद रूस, जापान और हवाई में सुनामी की चेतावनी और निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और पेरू तक भी एडवाइजरी जारी की गई है। सर, इस तरह की खबरें वाकई में चिंता का विषय है। देखिए, चिंता का विषय है ही और बहुत ही वोलेटाइल जगह है। रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं। दरअसल ये कमचटका पेनिनसुला है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो अलास्का और साइबेरिया के जहां पे जॉइंट होते हैं वहीं पे एक पत्ते की तरह ये पेनिनसुला नजर आता है। वहीं पे 19 किलोमीटर जमीन के नीचे ये 8.8 बहुत बड़ा ये भूकंप है और उसकी वजह से न सिर्फ जापान, कोरिया, फिलीपींस, बल्कि आप देखिए कि इसका असर कहां तक हो रहा है। इसका असर पैसिफिक ओशन के अंदर हवाई आइलैंड तक जा रहा है, अलास्का जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को, मैक्सिको और पेरू जैसे देशों को अलर्ट पे रखा गया है। बताया जा रहा है 5 मीटर ऊंची सुनामी वेव्स और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है। इसके बाद जो इसका आफ्टर इफेक्ट भी होगा, जो
भूकंप के बाद जो कुछ झटके आते हैं वो भी 7 से 8 के बीच होने वाले हैं, उससे भी सुनामी का खतरा। तो एक बहुत बड़े इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में जो ऊंचे स्थान है वहां जाकर के शेल्टर ले, क्योंकि प्रशांत महासागर वो उफान पे है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।